तो यार जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो पढ़ रहे थे चुंबकत्व तथा द्रव्य, तो इसी पार्ट पे आज हम पढ़ने क्या वाले, इसी चैप्टर पे आज हम क्या पढ़ने वाले, चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें आपका चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकन तीव्रता क्या है, चुंबकीय तीव्रता क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, मतलब जितनी परिभाषाएं हैं ये इन सबको आज के इस वीडियो पे क्लियर करने वाले हैं। और ये चीज याद रखना, ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण भी है, एक एक नंबर पे पूछी भी जा सकती है पेपर में, और इनके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे सवाल भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मस्त तरीके से पूरा टॉपिक समझना, आसान तरीके से एक एक परिभाषा आपको समझा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, वीडियो को आसानी से देखना। तो देखो ये फिजिक्स का जो बता रहे 5वां चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य, उसी का टॉपिक है। अगर आपने अभी इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप इसके पहले के वीडियोज को भी देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं। ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके संबंध में हमें कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। सभी परिभाषाओं को रटना आपको बिल्कुल नहीं, आसानी से समझोगे। ठीक है, पहली परिभाषा आती है जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है, तो परिभाषा पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। हमने लिख रखा है चुंबकीय प्रेरण पे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान से समझना, कोई चुंबकीय पदार्थ लेना है जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आपको रखना है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। पहले से ही वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ था। ठीक है, पहले भी वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ था, जब आपने उसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसके कारण उस पर और भी चुंबकत्व लगा, जिससे उस पदार्थ का क्या हो गया, वो पदार्थ चुंबकित हो गया। ठीक है, पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी वेक्टर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना आगे यहाँ पे, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी वेक्टर से क्या करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई, बस ध्यान से समझो। कहा गया जब किसी चुंबकीय पदार्थ, कोई भी आपके पास चुंबकीय पदार्थ का मतलब जो पदार्थ खुद से चुंबकित हो। उदाहरण के लिए मान लो हम एक क्षण चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, एक आपका क्षण चुंबक ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्षण चुंबक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्षण चुंबक है। आपको पता है क्षण चुंबक है तो वो पहले से चुंबकित होगा, क्योंकि चुंबक में क्या होता है, चुंबक में क्या होता है, उसमें पहले से चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यह आपका मान लेते हैं चुंबक का, ये जो आपका है ये नॉर्थ आपका पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, ये आपका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। तो आपको पता है इस चुंबक के पास, या क्षण चुंबक जो आपने लिया, इसके पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो इस टाइप से ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव पे प्रवेश करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इसी टाइप से और भी दर्शा सकते हो यहाँ पे, इस टाइप से ये क्या है आपके पास, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, कहाँ पे चलती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, कैसे चलती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो यहाँ से भी दिखा दो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, नीचे भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या आपकी है, ये हमने बनाई है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बनाई गई है, ये चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बनाई गई है। ठीक है, इस टाइप से, मतलब ध्यान समझो, ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे प्रवेश करती है। तो अभी क्या हमने समझाया, आपसे कहा था जब कोई चुंबकीय पदार्थ होता है, तो अभी केवल एक चुंबकीय पदार्थ लिया गया, ये हमारे पास क्या है, एक क्षण चुंबक है जो कि एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। तो जब चुंबकीय पदार्थ है तो उसके पास पहले से अपना चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी कुछ चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। तो हमने यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई है जो कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं। नीचे भी देखोगे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो आपका चुंबकीय पदार्थ है, जब इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो मान लेते यहाँ पे एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आप क्या मान सकते हो, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र ले लो। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से हमारे पास। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इस क्षण चुंबक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, इस क्षण चुंबक को क्या कर दिया, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो जब इस क्षण चुंबक, देखो इस क्षण चुंबक के पास, ये जो आपका क्षण चुंबक है, इसके पास पहले से चुंबकीय क्षेत्र था। अब जब इसे आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसे फिर से और भी चुंबक, मतलब और भी इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा। जब और भी चुंबकीय क्षेत्र
लगाएगा तो क्या होगा, इसे क्या किया जाएगा, इसे और भी चुंबकित किया जाएगा। और ये चुंबकित करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। प्रेरित का मतलब ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्षण चुंबक के ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम और मेरा चुंबकीय क्षेत्र ले लो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, पहले से वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में था, मतलब जैसे क्षण चुंबक लिया, पहले से उसमें चुंबक का गुण था, पहले से वो चुंबकित था। जब आपने उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो बाहर से और चुंबक मिलने लगा, बाहर से और चुंबकत्व उसको मिलने लगा। ठीक है, तो वह पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित हो जाता है। और पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। अब ये जो आपने क्षण चुंबक ली है, इसमें जो बाहर से चुंबकत्व मिल रहा है, इसके कारण जो आपका चुंबकत्व अब उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा प्रेरित चुंबकत्व। तथा ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये घटना पूरी क्या है, ये पूरी घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर कहते हैं, सही लिखा था पहले। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमने सोचा बी वेक्टर से प्रदर्शित करते लिख दिया था। ठीक है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण को किससे लिखते हैं, बी वेक्टर से। ठीक है, तो परिभाषा सही लिखी थी पहले भी कि इस घटना को चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर कहते हैं। मतलब आपका जब आपने क्षण चुंबक लिया, इसके पास पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, जब आपने इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसने फिर से चुंबक लगाया, उसके ऊपर फिर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया, इसे प्रेरित किया चुंबकित होने के लिए। प्रेरित का मतलब उसे कहा फिर से मेरा चुंबक भी आप अपने ऊपर ले लो, तो उसने प्रेरित किया। तो ये जो आपका बाद में चुंबक लगा उसे बोला गया प्रेरित चुंबकत्व। और ये जो पूरी घटना हुई है इसे बोला गया चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला गया, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है, यहाँ से बी वेक्टर, और इसे बी वेक्टर से कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर कहते हैं। तो ये बात आपने समझी, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से परिभाषा बस पूछी जाती है, तो आपको बस यही परिभाषा सिंपल से लिखनी है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। मतलब पहले से चुंबकित था, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे और भी उसके ऊपर चुंबक आ गया। ठीक है, तो चुंबकित हो जाता है। और पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा कंप्लीट है। नीचे वाली परिभाषा भी इसी से रिलेटेड है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है इसे समझना। आप देखो, अगर आप यहाँ से एक चीज ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपके पास क्षण चुंबक है, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे बाहर साइड आपको क्या दिखेगा कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो ऐसे जा रही है। तीर का निशान देखो, ये यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर दिखाई जा रही है। मतलब यहाँ पे बाहर साइड तो आपको विपरीत दिख रहा है, लेकिन आप यही अंदर साइड देखो, यहाँ पे क्षण चुंबक के अंदर, तो आप यहाँ पर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और यहाँ पे आपकी क्या दिख रही है आपको, ये आपकी बल रेखा है जो दिख रही है इस दिशा में दिख रही है। ध्यान से देख लो, ये बल रेखा यहाँ पे क्या दिख रही है, इसी की दिशा में दिख रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में था और बल रेखा अंदर इसी दिशा में दिख रही है। लेकिन अगर इससे बाहर फिर देखोगे तो बाहर फिर आपको क्या दिख रहा है, ये विपरीत दिशा दिख रही है, क्योंकि ये बल रेखा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है। मतलब बाहर साइड आपको क्या दिख रहा है, बल रेखा इधर दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर दिख रहा है। लेकिन जब आप इस क्षण चुंबक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये इधर की दिख रही है और बल रेखा भी इधर ही ऐसे करके ऐसे जा रही थी ना, तो अंदर ऐसे जा रही है। तो अंदर यहाँ पे जो ये रेखा होती है इन्हें बोला जाता है इन्हें क्या बोला जाता है, चुंबकीय प्रेरण रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये जो आपका इस क्षण चुंबक के अंदर यहाँ पे रेखा है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के आपका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपकी रेखाएं हैं ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो अंदर रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में होती है तो इन्हें बोला जाता है चुंबकीय प्रेरण रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब बात आती है जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, वो इसी से रिलेटेड है। परिभाषा ये कहती है कि किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को, मतलब किसी चुंबकित पदार्थ, ये पदार्थ क्या है अभी, ये जो क्षण चुंबक था चुंबकित हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने इसे जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखा तो इसके ऊपर और चुंबक लगा, जिसकी वजह से पदार्थ चुंबकित हो गया। और इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो रेखाएं है, इसके अंदर जो रेखा है उन्हें बोला जाएगा चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। तो वही कहा गया, किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, उन रेखाओं को ही बोला जाएगा, जो यहाँ पे रेखा है उनके लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, उन्हें बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, देखो अगर केवल चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ रखा है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, मान लो कोई आपका बंद लूप या
कोई चीज है मान लो बंदेरिया, अगर उससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी है उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। उसी टाइप से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। जैसे आपने देखा क्षण चुंबक था, उससे क्या निकल रही है आपकी क्षण चुंबक से, क्षण चुंबक से जब चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और आपने क्या किया, बाहर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो उसके कारण क्या हुआ, वो जो पदार्थ था या क्षण चुंबक था वो चुंबकित हो गया। तो जो चुंबकित आपका क्षण चुंबक है, इसके अंदर जो रेखाएं हैं उन्हें बोला गया चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। क्षण चुंबक के अंदर की रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखा है, और इन चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या को ही क्या बोला जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो परिभाषा है किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है, जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। बस ये सिंपल सी परिभाषाएं ही आपको समझनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा एक एक नंबर में पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग समझ के रखो। ठीक है, तो आशा करते हैं सब लोग चुंबकीय प्रेरण को समझ चुके हो और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को समझ चुके हो। है इसमें कुछ नहीं है, आसान है एकदम। ठीक है, आशा करते हैं ये परिभाषा समझ गए। अब आगे की परिभाषाओं को देखते हैं, जो कि है चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इन परिभाषाओं को देखते हैं। तो एक बार आप लोग इन्हें नोट कर लो और आशा करते हैं समझ में आएगा। थोड़ा कम समझ में हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेगा, आप फिर से पूरा समझ सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट करो जल्दी से। आप देखते हैं आगे की परिभाषाएं। आप देखो जैसे आगे की परिभाषा है, जैसे चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र किसे बोलते हैं। ठीक है, नाम यहाँ पे समझते रहना। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने आपको पढ़ाया चुंबकीय प्रेरण के बारे में, फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में। अब चुंबकन तीव्रता और चुंबकन तीव्रता अलग होती है और चुंबकीय तीव्रता अलग होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, चुंबकन तीव्रता अलग है और चुंबकीय तीव्रता अलग है। ठीक है, तो शब्दों का यहाँ पे अंतर है, कंफ्यूज किसी को नहीं होना। पहले बात करें चुंबकन तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो चुंबकन तीव्रता चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। ठीक है, मतलब चुंबकन तीव्रता जो है चुंबकीय पदार्थ के, कोई जो चुंबकीय पदार्थ होगा जैसे क्षण चुंबक है या और कोई चुंबकीय पदार्थ है, तो उसके एकांक आयतन, इसमें आयतन होगा एकांक, और एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। मतलब जो एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण होगा उससे आपका चुंबकन तीव्रता परिभाषित होती है। सीधी सी बात कही गई है, चुंबकन तीव्रता जो है किसी चुंबकित पदार्थ के, किसी चुंबकित पदार्थ या किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है उससे परिभाषित होती है, और इसे आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊपर ये लगा है वेक्टर, मतलब ये सदिश राशि है। ठीक है, तो आई वेक्टर बराबर सूत्र होता है एम वेक्टर बटा वी। ठीक है, आई वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है, एम वेक्टर बटा वी, जहां एम वेक्टर को बोला गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वी यहाँ पे क्या है, आयतन, क्योंकि कहा गया ना पदार्थ के एकांक आयतन, एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो इसलिए आयतन भी होगा और चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो आई वेक्टर बराबर एम वेक्टर बटा वी, जहां आई वेक्टर को चुंबकन तीव्रता, एम वेक्टर को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और वी इसका आयतन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मात्रक निकालने की, तो देखो आई का मात्रक अगर निकालना चाहते हो एम बटा वी सूत्र है, तो ये सबसे पहले आपको एम का मात्रक पता होना चाहिए, बटा वी का मात्रक पता होना चाहिए। तो एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मात्रक सबको याद होगा। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, धारा आई इंटू क्षेत्रफल ए, ये सूत्र होता है ना, एम बराबर आई इंटू ए, सबको याद है, एम बराबर आई इंटू ए होता है। तो यहाँ पर से एम बराबर आई इंटू ए है, तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बट्टे में वी क्या है, आयतन। ठीक है, हिंदी पे लिखना चाहो हिंदी पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बटे में v क्या चीज है, v है आयतन, v क्या है, आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, और एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र होता है आई इंटू ए, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया इसका मात्रक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा आयतन का मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखोगे मीटर स्क्वायर से ये 3 पावर, मतलब देखो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर का क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो आपका क्या हो जाएगी, 2 पावर कट जाएगी और बचेगी कितनी पावर, 1 पावर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर या एम्पियर बटा मीटर आपके पास सीधा सीधा बच जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर 2 पावर थी, नीचे 3 पावर, तो मतलब मीटर स्क्वायर है, बटे में मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, केवल मीटर बचेगा, तो एम्पियर प्रति मीटर आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, तो याद रखना मात्रक क्या होता है, चुंबकन तीव्रता का एम्पियर प्रति मीटर, और ये इसका सूत्र क्या होता है, आई वेक्टर बराबर एम बटा
v, ठीक है, m वेक्टर बटा v, जहां m वेक्टर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव गुण, v है आयतन, ठीक है, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। अब इसके बाद है चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र, ठीक है, चुंबकन तीव्रता है I और चुंबकीय तीव्रता है H, ठीक है, चुंबकन तीव्रता है I और चुंबकीय तीव्रता है H, ठीक है, इसे चुंबकीय तीव्रता बोला जाता है या चुंबकन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र। अब यहाँ पे परिभाषा लिखी गई, वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है। जैसे आपने देखा था अभी एक चुंबकीय पदार्थ था, एक क्षण चुंबक था, उसे आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकित हो गया, चुंबकित हो गया या चुंबकीय हो जाए, यहाँ पे लिखा है ना, रखने पर वह चुंबकीय हो जाए या चुंबकित हो जाए, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता बोला जाता है। और इसे H वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, H वेक्टर बराबर B वेक्टर बटा म्यू नॉट माइनस I वेक्टर। सूत्र क्या होता है, H वेक्टर बराबर B वेक्टर बटा म्यू नॉट माइनस I वेक्टर, ठीक है, जहां B वेक्टर को हम लोग चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, B वेक्टर को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण, अभी पढ़ा था। यहाँ से I वेक्टर क्या चीज है, I वेक्टर को चुंबकन तीव्रता बोलते हैं, ये लिखी हुई है चुंबकन तीव्रता, और यहाँ पर से म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, ठीक है, म्यू नॉट पता है ना, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, तो वही चीज म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता। तो ये फॉर्मूला होता है H वेक्टर बराबर B वेक्टर बटा म्यू नॉट माइनस I वेक्टर, ठीक है। तो ये परिभाषा है चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता की, ठीक है, चुंबकन तीव्रता I से है और चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र को H से प्रदर्शित करते हैं, B बटा म्यू नॉट माइनस I वेक्टर, ठीक है, H वेक्टर बराबर B वेक्टर बटा म्यू नॉट माइनस I वेक्टर। और इसका मात्रक भी याद रखना, इसका मात्रक भी सेम ही होता है, जो उसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक भी सेम है, एम्पियर प्रति मीटर। अगर यहाँ से आप निकालोगे ना इस फॉर्मूले से, तो मात्रक सेम ही आएगा, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, तो इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज अभी आपने पढ़ा है क्या, चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था B, तो जो चुंबकीय प्रेरण B के मात्रक है, मात्रक चुंबकीय प्रेरण B के सेम होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। क्या वो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है एक मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और एक होता है टेस्ला, यही तीन मात्रक होते हैं ना, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं वही आपका किसके मात्रक होंगे, चुंबकीय प्रेरण B के, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर के भी वही सेम मात्रक होंगे जो अभी पढ़ाया था चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, उसके भी मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जैसे ही होंगे, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण पढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो पढ़ा, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो और परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी, तो इसे नोट करो। अब आगे की परिभाषा देखते हैं। आप देखते हैं और भी जो परिभाषाएं, जैसे आपकी चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति की, ठीक है, ये परिभाषा भी एकदम आसान सी है। देखो अब बात करते हैं चुंबकशीलता, ये क्या होती है, तो देखना, कहा गया चुंबकीय पदार्थ के भीतर या चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता बोलो या चुंबकन क्षेत्र बोला गया था, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। और म्यू बराबर सूत्र होता है B अपॉन में H, ठीक है, म्यू बराबर सूत्र क्या होता है, B अपॉन में H, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मात्रक चाहो तो निकाल सकते हो, सिंपल यहाँ से मात्रक निकालने के लिए B का मात्रक देख देना, B क्या है, B का मात्रक वही हो जाएगा B का मात्रक बटा H का मात्रक, इस टाइप से निकलेगा, B का मात्रक बटा H का मात्रक। तो B का मात्रक कितना होता है, B का मात्रक वही, B क्या है, चुंबकीय प्रेरण, अभी बताया था चुंबकीय क्षेत्र जैसा ही इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो अगर आप यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर रखते हो, मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आ गया। H का मात्रक, H क्या है, चुंबकन, आपका चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र बोला गया था, ठीक है। तो H का मात्रक क्या बताया था, एम्पियर प्रति मीटर, तो एम्पियर बटा मीटर यहाँ पे आ जाएगा, इस मीटर से मीटर का कैंसिल, बच जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पे वही मात्रक लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चुंबकशीलता की परिभाषा, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, म्यू बराबर B अपॉन में H, ठीक है, ये चुंबकशीलता की परिभाषा। फिर बात आती है आपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता भी बोलते हैं, आपेक्षिक बोले या सापेक्ष चुंबकशीलता बोले, बात देखिए, कहा गया किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बोलते हैं, ठीक है। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट, ध्यान समझो, ये है म्यू आर को आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये है म्यू, ये है पदार्थ की चुंबकशीलता, ये है म्यू नॉट,
इसे बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। ये आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये पदार्थ की चुंबकशीलता और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट, और इसका मात्रक कितना होगा, इसका मात्रक होगा ही नहीं, मात्रक शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि देखो म्यू का मात्रक क्या आप रखोगे, म्यू का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर रखा, और बट्टे में म्यू नॉट का भी तो सेम ही मात्रक होगा, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, मात्रक कट जाएगा, ऐसे इसे 1 बच जाएगा, सीधा शून्य नहीं 1 आएगा। ठीक है, इसका मात्रक 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको केवल परिभाषा यहाँ पे याद रखनी, मात्रक इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता, म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट होगा। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता भी बोल सकते हो। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है, तो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे जाई एम बोलो या काई एम बोलो, इस टाइप से एक्स जैसा बनेगा, इसे बोला जाता है, चाहे आप काई एम बोल लो या जाई एम बोल लो। ठीक है, एक्स जैसा ही बनाना है, इसका नाम है ये। ठीक है, काई एम या जाई एम। ठीक है, काई एम पढ़ो या जाई एम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो, इससे इस टाइप से एक्स एम भी पढ़ सकते हो, बस इसी टाइप से बना देना। ठीक है, इसे एक्स एम पढ़ो, काई एम पढ़ो, जाई एम पढ़ो, जो मन हो पढ़ो, लेकिन इसे काई एम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे एक्स एम से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से काई एम का चिन्ह बनता है, काई एम बराबर I बटा H, मतलब चुंबकन तीव्रता I बटे में चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात H को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता बोलते हैं। देख सकते हो, चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को हम लोग काईएम या जाइएम बोलते हैं। जाइएम बराबर I बटा H, जहां जाइएम को क्या बोला जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। तो ये है आपका जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जितनी परिभाषाएं थी सब हमने आपको बताया। ये एक एक नंबर पे पूछी जा सकती है, इनमें से कोई भी परिभाषा आ सकती है, और इनके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको सवालों में काम देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी परिभाषा आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चली आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। बात करें डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको पहले पार्ट से आपका जैसे 5वां चल रहा है यहाँ तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे, और आगे भी डेली क्लासेज आ रही है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां भी पहले पार्ट से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, नोट कर लो इसे।